हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम यूपीएसआई के जो है बैच में हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हमने छंद पढ़ना शुरू किया था और छंद की 2 क्लासेस हमने पूरी कर ली हैं। अब जो है ये हमारी छंद की तीसरी क्लास है और संभवतः यह छंद की आखिरी क्लास होगी। आज जो भी कुछ बचा हुआ है छंद में वो सब हम समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। छंद से प्रश्न आपके बहुत कम आते हैं, लेकिन इनसे आने की संभावना प्रश्न के काफ़ी बनी रहती है और इनसे प्रश्न गलत होने की भी संभावनाएँ उतनी ही हैं। तो यहाँ पर हम चीज़ों को एक एक करके देख रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी इसको देखना है चूँकि आपके सिलेबस में यह जो है टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं छंद की अपनी आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने समझ लिया था कि मात्राओं की गणना कैसे करते हैं। हमने गढ़ देख लिए थे, हमने कुछ छंदों को भी देख लिया था, जिसमें चौपाई देख लिया था, रोला देख लिया था, माफ़ करिएगा, चौपाई देख लिया था, चौपाई देख लिया था, दोहा देख लिया था, सोरठा देख लिया था। ये सारे छंद भी हमने वहाँ पर देख लिए थे। आज उसी क्रम में हम आगे देखेंगे और कौन कौन से छंद होते हैं और जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम एक एक करके यहाँ पे देख लेंगे। बहुत ज़्यादा अब आपको छंद में बचा नहीं है, थोड़ा बहुत जो छंद बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपीएसआई का केजे बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। यदि आप प्रयागराज में रहते हैं तो ऑफलाइन बैच में भी ज्वाइन करके अपनी सफलता में एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है या तो कॉल करना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन बैच में एडमिशन चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाएँ और कोचिंग जंक्शन ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से खुद को इनरोल कर ले। आप इस साइट पर भी विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम देख रहे थे छंद। छंद की परिभाषा, छंद के बारे में सब कुछ हमने देख लिया था। और छंद में आज हम अगला जो छंद है हमारा वह पढ़ेंगे। शायद यह होगा चौथा छंद होगा। हमने 3 छंद देख लिए थे, 3 या 4 छंद हमने वहाँ कल की क्लास में देख लिए थे। आज जो हमको देखना है वह होगा छप्पय छंद। छप्पय छंद किसको कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। छप्पय, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, छप्पय यह अपभ्रंश का शब्द है। छप्पय का मतलब होता है 6 पद, ठीक है ना। उसी से जो है यह क्या हुआ है, अपभ्रंश में छप्पय के नाम से जाना गया। छप्पय में क्या हो गया, यहाँ पर 6 पद होंगे, 6 पद यहाँ पर होंगे काव्य के, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, प्रथम जो पंक्तियाँ होंगी, यहाँ पर 4 पंक्तियाँ वो रोला की होंगी। प्रथम 4 पंक्तियाँ रोला से होंगी। रोला में क्या होता है, रोला में प्रत्येक जो पंक्ति होती है वहां पर 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। रोला, प्रथम 4 पंक्तियां रोला की व अंतिम 2 पंक्तियां लिखते चलिएगा साथ में, अंतिम 2 पंक्तियां उल्लाला की। उल्लाला क्या होता है, यह भी जो है इसमें प्रत्येक पंक्ति में कितनी 28 मात्राएं होती हैं। अभी हम इसको देखेंगे उल्लाला छंद के बारे में और रोला छंद के बारे में। तो यहां पर प्रथम 4 पंक्तियां जो है वो रोला की होंगी और अंतिम 2 पंक्तियां उल्लाला छंद की होंगी, ठीक है। इसको समझने में कोई परेशानी हुई नहीं होगी। इसमें कुल मिला जुला के 6 पद होंगे, यह आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यह जो छप्पय छंद है यह चंद बरदाई का प्रिय छंद है। चंद बरदाई का प्रिय, ज़्यादातर रचनाएं चंदबरदाई ने इसी छंद में लिखी हैं। आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी आपको पता चल गया तो इसमें कोई जो है परहेज नहीं होना चाहिए, आप जानकारियाँ अतिरिक्त लेते रहिए। तो यहाँ पर आपको ये बात पता चल गई। अच्छा, रोला की बात करें तो यह पंत जी की सबसे प्रिय है, पंत की प्रिय छंद है, ठीक है ना। पंत जी ज़्यादातर रोला छंद में ही लिखते थे। अच्छा, और अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर हरिगीतिका छंद, अगर प्रिय की बात ही हो गई है तो इसकी भी देख लेते हैं हम। हरि गीतिका यह एक छंद है, अभी उसको भी आगे हम देखेंगे। यह गुप्त जी का जो है प्रिय छंद है यह। तो यह जो है इसमें गुप्त जी ज़्यादा लिखते थे, पंत जी रोला में ज़्यादा लिखते थे और चंदबरदाई छप्पय छंद, यह जो है इनके प्रिय छंद है। तो हमने देख लिया यहाँ पर छप्पय छंद में क्या होता है, 4 पद होते हैं। प्रथम 4 पंक्तियाँ जो है वह रोला की होंगी, जिसमें रोला में क्या होता है 24 मात्राएं होती हैं यहाँ पर, और 4 पद तो होंगे ही वहाँ पर, ठीक है ना। और अंतिम 2 पद जो होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब इसका एक उदाहरण भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण,
एक काफ़ी प्रसिद्ध रचना है गुप्त जी की मातृभूमि। उसमें जो है गुप्त जी ने लिखी है मातृभूमि, उसी की पंक्तियां हैं कुछ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये छप्पा छंद का उदाहरण है। वह पंक्तियां कौन कौन सी क्या है कि यहाँ से लिखते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्र युग मुकुट, चंद्रमा नहीं, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। मेखला मतलब कमरबंद, जो कमर में पहना जाता है, मेखला रत्नाकर है। मतलब क्या होगा, नीलांबर प्रधान हरित पट पर सुंदर है। मातृभूमि की बात यहाँ पर की जा रही है कि जहाँ पर सूर्य चंद्रमा जो है युग युगों से जो है मुकुट की तरह है, और रत्नाकर जो है वह मेखला की तरह, कमरबंद की तरह, आभूषण की बात हो रही है पृथ्वी माता के, यानी भारत माता के। तो मातृभूमि के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर गुप्त जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। अब जो है नदियाँ प्रेम प्रवाह तारे, नदियाँ प्रेम प्रवाह तारे मंडल हैं, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे, फूल तारे मंडल हैं, बंदीजन, बंदीजन मतलब जो वंदना करते हो, बंदी जन खग वृंद, बंदी जन खग वृंद शेष शेषफन सिंहासन है। शेषफन मतलब शेषनाग का फन, वो सिंहासन है, सिंहासन है। अब यहां पर आप देख रहे हैं यह जो चार पंक्तियां हैं, प्रथम चार पंक्तियां जो यहां की हैं, एक मिनट, यह जो प्रथम चार पंक्तियां आपकी हैं यह क्या है, रोला है, रोला की पंक्तियां हैं ये, ठीक है ना। ये जो चारों पंक्तियां हैं यहां पर प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होंगी, गिन के हम देख लें। अच्छा पहले हम लिख लेते हैं इसको पूरा। प्रथम चार पंक्तियां रोला की हो गई, और अंतिम जो है दो पंक्तियां क्या हो जाएंगी, उल्लाला की हो जाएंगी। अंतिम दो पंक्तियां भी हम यहां पर लिख लेते हैं पहले। करते अभिषेक पयोध हैं, करते अब अभिषेक पयोध हैं, पयोध मतलब होता है पयोध, हाँ पयोध मतलब क्या, बादल। बलिहारी उस वेश की, वेश की, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यह जो है अंतिम जो दो पंक्तियां हैं यह किसकी हो गई हमारी, यह उल्लाला है, उल्लाला छंद की पंक्तियां हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें मात्रा हमारे पूरे हो रहे हैं कि नहीं। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हरित पट पर, ठीक है ना, पर नहीं है, पट है, पट कितना हो गया, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सुंदर में यहाँ देखिए सु आधा ना है यहाँ पर, जब तो यह जो आधा ना और सु मिलकर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2, 1, 1, 2। अब कितना हो गया, गिन लेते हैं इसको, 24 होना चाहिए। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 24 मात्राएं हैं, और रोला छंद में 24-24 मात्राएं होनी चाहिए। इसमें भी 24 मात्रा होगी, इसमें भी 24 मात्रा, और इसमें भी 24 मात्रा। रोला छंद की पहचान तो यही है ना, तो रोला छंद में यह बातें हो गई। अब उल्लाला छंद में 28 मात्राएं होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर करते 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब यहाँ पर कितनी हो गई? 28 मात्राएं हो गई। अब इस वाले में भी इसी तरह से 28 मात्राएं होंगी। तो बात आपको समझ में आ गई और यहाँ मात्रा गिनना भी आ गया। मात्रा गिनने से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आपने छप्पे छंद का उदाहरण देख लिया। यह जो है छप्पे छंद का बहुत शानदार उदाहरण है। छप्पे छंद आपने देख लिया कि यहाँ पर 6 पद होते हैं। प्रथम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं और अंतिम 2 पंक्तियां उल्लाला की होती हैं जिसमें 28-28 मात्राएं होती हैं। तो यह बात होगी। छप्पे छंद जो है चंद्रबरदाई का बड़ा प्रिय छंद है, यह भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं अपना अगला छंद। छठा जो होगा उल्लाला ही देख लेते हैं। भी पीछे हमने छप्पे में इसका वो देखा था, तो यहाँ पे उल्लाला देख लेते हैं। उल्लाला परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं बने हैं लेकिन संभावनाएं हैं उल्लाला से भी प्रश्न बनने की। उल्लाला क्या होता है? यह अर्धसम छंद है। मैंने आपको अर्धसम की परिभाषा बताई थी, साधारण है और मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद होता है, ठीक है ना। अब यहां पर होता क्या है कि इसके विषम चरणों में इसके विषम चरणों में 15-15 मात्राएं व सम चरणों में 13-13 मात्राएं 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण तो हमने पीछे देखा ही था, यही जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। ये ऊपर की जो नीचे की जो 2 पंक्तियां हैं यह क्या हो जाएंगी? इसका उदाहरण हो जाएगा। यह जो करते अभिषेक पयोदर हैं बलिहारी और श्वेस की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, यह जो है उल्लाला छंद के जो है उल्लाला छंद का यह उदाहरण हो जाएगा। तो हमने यह देख ही लिया, इसको बार बार क्या ही लिखा जाए। यह जो है इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। यह जो है मातृभूमि से मैथिली शरणगुप्त की रचना है, उसका ही यह 2 पंक्तियां हैं, उसकी 2 पंक्तियां। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। 28 पंक्तियां यहाँ, 28 मात्राएं यहाँ और 28 मात्राएं यहाँ होती हैं। तो हमने उल्लाला छंद भी देख लिया। अब जो अगला छंद हमको देखना है वह जो होगा क्या? यह 7वां छंद जो हम देख रहे हैं, यह 8-10 छंद कुल मिला जुला के हम देखेंगे कम से कम, जिसमें से प्रश्न बन सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर गीतिका देख लेते हैं हम, अगला छंद। एक मिनट, गीतिका छंद के बारे में हम जान लेते हैं। गीतिका क्या होती है? यह अर्धसम, यह साधारण है और मात्रिक छंद है, ठीक है। यह मात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है कि विषम चरणों में 14-14 मात्राएं व सम चरणों में कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर 12-12 मात्राएं हो जाएंगी। होती हैं। यहाँ पर देखिए अर्धसम क्यों हो जाएगा? क्योंकि विषम चरणों में 14 और सम चरणों में 12, यानी कि आधे तरफ जो है 14-14 मात्राएं और आधे तरफ जो है वह 12-12 मात्राएं होती हैं। इस वजह से यह अर्धसम है। साधारण तो है ही यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर 14-14 मात्राएं हो रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो यह जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पर 14 मात्राएं हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो यह अर्धसम भी है, वो साधारण भी है और मात्रिक भी है, ठीक है ना। मात्राओं की बात यहाँ पे हो रही है, मात्राओं की गणना की जा रही है, इसलिए मात्रिक है, ठीक है ना। अब इसके बारे में एक चीज़ और जो है ये अभी हम देख लेते हैं। इतना ही परिभाषा, इतना ही इसका लक्षण नहीं है, गीतिका के लक्षण और भी हैं थोड़े से लक्षण। तो यहाँ पर यह देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अंतिम 2 पद होंगे, अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु और गुरु होंगे, ठीक है। इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है जो आप बचपन में विद्यालय में जब पढ़ते रहे होंगे, तो यह जो है प्रार्थना जरूर होता रहा होगा आपके वहाँ कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए शरण में हमको, दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। एक आपने यह जो है प्रार्थना किया ही होगा बचपन में जब भी आप पढ़ते रहे होंगे। और तो हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। आप यहां पर गिनिएगा तो यहां पर आपको 14-14 मात्राएं दिखेंगी। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए,
तो यह जो है 11-11 और 12-12 यहाँ पे आपको यह जो है प्रार्थना याद ही होगा, तो इसको जो है आप देख लीजिएगा। यह जो है इसका एक शानदार उदाहरण है, गीतिका का उदाहरण, यह काफ़ी अच्छा उदाहरण हो गया है। तो यह जो है हमने गीतिका के बारे में देख लिया। अब जो अगला छंद है वह होगा हमारा हरिगीतिका। यहाँ पर क्या है वो, हरिगीतिका 8वां छंद होगा मुझे लगता है यह, हरिगीतिका। गीतिका में क्या होता था कि वहां पर आपको 14-14 मात्राएं होती थी। अब यहाँ पर हरिगीतिका में 2 मात्राएं और बढ़ जाएंगी, यहाँ पर 2 मात्राएं बढ़ जाएंगी तो वहाँ 14 मात्रा हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह भी जो है यह सममात्रिक छंद है, यहाँ पर यह सममात्रिक छंद है। अभी मैं समझाता हूँ यह सममात्रिक छंद क्यों है। यहाँ पर क्या होगा, सम साधारण है यह। अगर आपने सम मात्रिक छंद क्या होता है, साधारण क्या होता है, तो अगर नहीं जानते, अगर आपने वो क्लास नहीं की है पिछली 2 छंद की जो हो चुकी हैं, तो उनको जरूर करें। वहाँ पे चीज़ों को आसानी से समझा दिया था मैंने, बहुत अच्छे से वहाँ पर इन सारी बातों को मैंने बता दिया है। तो सम हो गया, साधारण हो गया, और यह मात्रिक छंद है। ठीक है, यह मात्रिक छंद है। ठीक है, अब यहाँ हरिगीतिका में क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने देखा गीतिका में क्या, यहाँ पर कुल क्या हो रहा था, यहाँ पर विषम चरणों में 14-14 और सम चरणों में 12-12 मात्राएं हो रही थी। तो एक पंक्ति में कितनी मात्रा हो जा रही थी, यहाँ पर एक पंक्ति में 14 और 12 मिलाकर 26 मात्राएं हो जा रही थी ना। यहाँ पर 14, 12, 26 मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में हो जा रही थी। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, 14 और 12 मिलकर यहाँ पर कितनी मात्राएं हो जा रही थी, 26 मात्राएं हो जा रही थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर 26 मात्राएं हो रही थी गीतिका में, लेकिन हरिगीतिका में 2 मात्राएं बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर 24 नहीं, 26 नहीं, अब 28 मात्राएं हो जाएंगी, और प्रथम विषम चरण जो होंगे वहां पर 16 मात्राएं हो जाएंगी। इस तरह विषम ना लिखें इसको, चूंकि ये सम मात्रिक छंद है ना, ये चूंकि विषम मात्रिक छंद है नहीं, तो यहाँ पे सम विषम का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं, 28-28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, प्रत्येक चरण में कितनी कितनी 28-28 मात्राएं होंगी, और यहां पर क्या होगा आपके 16 और 12 पर क्या होगा, यति होगा। ठीक है ना, 16 व 12 मात्राओं पर यति क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था, मात्राओं पर यति होती है। मतलब यहाँ पे 16 के बाद आपको एक बार रुकना है, फिर 12 के बाद पूर्ण यति जो होगी वो होगी। ठीक है ना, तो उसी तरह से फिर 16 फिर 12 पे परिपूर्ण यति, इस तरह से यह चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह बातें हो जाएंगी हरिगीतिका में। माफ करिएगा, यहाँ पर हरिगीतिका हमने देख लिया। हरिगीतिका का एक उदाहरण भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं पहले कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था गीतिका में, यहाँ पर अंतिम में लघु और गुरु आ रहा था ना, उसी तरह से यहाँ पर भी अंतिम में लघु और गुरु आना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, यह अंतिम में यह होना ही चाहिए। ठीक है ना, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं फ्रेश पेज पर, इसका उदाहरण हम देख लें। उदाहरण क्या हो जाएगा, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, धीरता धारण करो, धीरता धारण करो। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, संकटों से मत डरो। तो यह जो है आपका किसका उदाहरण है, हरिगीतिका का उदाहरण है। इसमें और 2 अंतिम पंक्तियां जो है, जीते हुए एक मिनट, जीते हुए भी मृतक सम, मतलब अगर जी रहे हो तो मरे हुए व्यक्ति की तरह मृतक सम रह
और यहाँ पर बीच में कॉमा लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि मात्राओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर कॉमा लगा दिया गया है, यहाँ पर अर्धविराम लगा दिया गया है, एक यति लगा दी गई है। जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 16 और 12 पर यति होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर रह जो है यहाँ तक आते आते 16 मात्राएं हो जा रही थी। इस वजह से रह और कर के बाद यहाँ पर रह कर न केवल दिन भरो, मैं बताता हूँ अभी आपको, न केवल दिन भरो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे यहाँ पर 16 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पे यति होना चाहिए, तो यहाँ पर 16 मात्राएं आते आते रह जो है यहाँ तक 16 मात्राएं हो जा रही थी, तो यहाँ पर आगे 12 मात्राओं के लिए यहाँ पर यति लगा दिया गया। चूंकि यहाँ पर रह कर तो एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पर फिर भी यति लगा दिया गया है। इसको यति भंग भी इसी वजह से कहते हैं। यह कभी कभी हो जाता है, इसको आप जान लीजिए कि अगर इस तरह से कहीं आपको दिखे तो यह यति भंग कहलाता है, यति भंग। यहाँ पर यह दोष है, काव्य का एक दोष है, यह नहीं होना चाहिए काव्य में, लेकिन अगर हो जाता है तो कवि, चूंकि ईश्वर तो है नहीं हर चीज़ शुद्ध, तो कवियों को ये चीज़ें जो है छूट होती हैं, वह ऐसा कर सकता है, तो एक दो जगहों पर अशुद्धियाँ होती ही रहती हैं, ठीक है ना। या फिर हतवृत्त दोष भी कहते हैं इसको, हतवृत्त दोष। यह परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, यतिभंग दोष भी कहते हैं इसको, फिर भी इसको जान लेते हैं। यह हायर स्टडीज़ में जब आप जाएंगे, नेट वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर, या फिर नेट का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको यह सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है वहाँ, ठीक है ना। तो रहकर न केवल दिन भरो, क्या हो गया, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम, रहकर न केवल दिन भरो। अगली जो पंक्तियाँ हैं, हम नीले पेन से इसको लिख लेते हैं। वरवीर बनकर, वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। अतिरिक्त जानकारियां भी मैं आपको यहाँ देते चल रहा हूँ, क्योंकि वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यह जो है आपका उदाहरण हो गया हरिगीतिका का, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 16 और 12 पर यति दिखेगी, और कुल जो है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 28 मात्राएं आपको प्रत्येक पंक्ति में दिखेंगी, ठीक है ना। और यह क्या हो जाएगा, सममात्रिक छंद का उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए अब अगला जो है हमारा जो बस्ता है उसको देख लेते हैं। अगला छंद हमारा क्या है, वह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण छंद है अगला, कुंडलियाँ छंद, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी नंबर आओ, 9वां मुझे लगता है यह होगा, कुंडलियाँ छंद। कुंडलियाँ को कहीं कहीं कुंडलिनी लिखा हुआ मिलता है, तो कुंडलियाँ और कुंडलिनी दोनों एक ही है, ठीक है ना, कुंडलियाँ छंद। तो कुंडलियाँ छंद की जब बात करें तो यह जो है विषम मात्रिक छंद हो जाता है, यह विषम हो जाएगा। यहाँ पर दो अलग अलग छंदों का प्रयोग होगा, रोला और दोहा, दोहा और रोला का प्रयोग होगा, विषम। और यह क्या हो जाएगा, साधारण, साधारण छंद है यह, और यह मात्रिक भी है, ठीक है ना। तो यह हो गया इसका, इसकी पहचान, इसके लक्षण हो गए, ठीक है ना। अब मात्राओं के बारे में इसकी हम देख लें तो क्या होगा, प्रथम दो चरण आपने जब आप पढ़ रहे होंगे हाई स्कूल इंटर में, तो भी आपने इसको पढ़ा रहा होगा, इन सारी चीज़ों को। कुछ चीज़ें आपने नहीं पढ़ी रही होंगी, वो यहाँ पे हमने पढ़ लिया। प्रथम दो चरण दोहा व अंतिम चार चरण रोला। अभी हमने दोहा का भी लक्षण देख लिया है और रोला का भी लक्षण देख लिया है। रोला में कितनी होंगी, यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं, और दोहा में कितनी होती हैं, यहाँ 13 और 11 पर यहाँ पर जो है लगता है यहाँ पर यति, ठीक है ना। प्रथम चरण में 13, द्वितीय में 11, फिर तृतीय में 13, फिर चतुर्थ में 11, इस तरह से होता है। हमने सबसे पहले दोहा ही देखा था जब हम पढ़ रहे थे, चौपाई के बाद दोहा ही देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम चार जो पंक्तियाँ होंगी, चरण होंगे, वह क्या होंगे, रोला के होते हैं, रोला के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देख लिया। और यहाँ पर एक और यहाँ का लक्षण हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, जिस पद से, जिस छंद से आरंभ एक मिनट, जिस छंद से आरंभ होगा उसी से समाप्ति। आपने दैनिक जागरण का जो संपादकीय पेज होता है, उसमें सबसे अंत में कोने में दाहिनी तरफ प्रत्येक संपादकीय जो है पृष्ठ पर आपको कुंडलियाँ छंद का एक जो है राजनैतिक टिप्पणी, राजनैतिक व्यंग्य की तरह से आपको एक कुंडलियाँ छंद का वहाँ पर एक उदाहरण रोज आपको
समाचार पत्र में दिख ही जाता है, आपने उसको देखा भी होगा, पढ़ते भी होंगे काफ़ी चाव से उसको, ठीक है ना। तो कुंडलिया छंद का उदाहरण काफ़ी अच्छा है, उसको भी हम देख लेते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। यह जो है काफ़ी गिरधर कविराय गिरधर का जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी प्रसिद्ध जो है यह पंक्तियाँ हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यहां पर यह दोहा की जो है पहली पंक्ति है, बिना विचारे जो करे, यहां पर कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, ठीक है। तो यहां पर यह दो पंक्तियां दोहे की हैं, ठीक है ना। यह जो दो पंक्तियां हैं यह दोहा है, और अंतिम जो चार पंक्तियां हो जाएंगी वह क्या हो जाएगा, रोला हो जाएगा। यहां पर कुंडलिया छंद का यही है। अब यहां पर अंतिम पंक्ति से, दोहे की अंतिम पंक्ति से यहां पर शुरू होगी, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे। चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं, कह गिरधर कविराय दुख कुछ टरे न टारे। यहां पर क्या है अंतिम पंक्तियां इसकी, कह गिरधर कविराय दुख कुछ टरे न टारे, खटकत है जिय माही किए जो बिना विचारे, ठीक है ना। यह जो है इसकी अंतिम दो पंक्तियां हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं ना हो तो, कह गिरिधर कविराय दुख कुछ टरे न टारे, मतलब टालने से भी दुख नहीं टलेगा, फिर टरत न टारे, टा है, ठीक है ना। दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिय माही, जिय माही किए जो बिना विचारे, किए जो बिना विचारे। यहां पर क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर बिना विचारे से शुरू हुआ था और बिना विचारे पे ही यहाँ पर खत्म भी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर दोहे का जो अंतिम पद था वो जो है यहाँ पर रोला का पहला जो है पद हो जाएगा। यह चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली, ठीक है ना। और प्रथम दो पंक्तियाँ दोहे की होंगी और अंतिम चार पंक्तियाँ कुंडलियाँ की होंगी। तो यह उदाहरण हो गया किसका, कुंडलिया छंद का। यहाँ पर अंतिम चार पंक्तियाँ रोला की हो जाएंगी। तो यह जो है कुंडलिया छंद का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब जो है एक दो और बचते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण छंद हैं, उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। 10वां होगा मुझे लगता है। अब हमने मात्रिक छंद देख लिया था, अब हम वर्णिक छंद यह जो है द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित छंद को हम देख लेते हैं। यहाँ पर यह जो है क्या है हमारा, यह समवार्णिक छंद है। यहाँ पर वार्णिक छंद आप देख रहे हैं, मात्रिक छंद हमने जितने देखने थे वो देख लिए, अब यहाँ पर वार्णिक छंद देख रहे हैं। अच्छा, वार्णिक के बारे में आपको बता दूं, वार्णिक शब्द जो है ना, वर्ण में इक प्रत्यय लगा देने से, ठीक है ना। अब जब इक लगेगा, इक प्रत्यय का क्या काम होता है, यहाँ पर जो है वा में जो है क्या करेगा, प्रथम जो वर्ण होता है उसमें आ की मात्रा बढ़ जाता है। जैसे धर्म में जब हम इक प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, धार्मिक हो जाता है ना, यहाँ धा पे आ की मात्रा बढ़ जाती है। उसी तरह से वर्ण में जब एक प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, वार्णिक हो जाएगा, ठीक है ना। वर्णिक नहीं, आप इसको, मैं इसलिए बता रहा हूँ जैसे बहुत सारे लोग इसको वर्णिक लिखते हैं, वर्ण से जो है वर्णिक बनेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, वार्णिक ही बनेगा, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान, धर्म से धार्मिक हो जाएगा, वर्ण से वार्णिक हो जाएगा, इस तरह से यह चीज़ें हो जाती हैं।
जब हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय तो वहाँ पर इसको और अच्छे से समझेंगे। मैंने अभी बता दिया जिससे जो है क्लियर रहे, बाद में कभी गलत ना लिखें, वो इतनी शुद्धि में आसानी हो जाए आपको, ठीक है ना। तो द्रुत विलंबित जो है यहाँ पर सम है, और यहाँ पर गणों को भी देखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर गणबद्ध भी हो जाएगा। अब जो गण मैंने आपको बताया था उसका काम वार्णिक छंदों में आएगा, ठीक है ना। यह गणबद्ध है, यह एक मिनट, गणबद्ध छंद है यह, ठीक है ना, और यह वार्णिक छंद है, वार्णिक छंद, ठीक है ना। यह हो जाएगा सम छंद हो जाएगा, गणबद्ध और वार्णिक छंद हो जाएगा। यह तुकांत और अतुकांत दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तुकांत भी हो सकता है और अतुकांत, मतलब गे भी हो सकता है और गे नहीं भी हो सकता है। इसको गाय मतलब जहाँ पे तुक तुक में अंत होता हो जिसका, और जहाँ पे तुक से अंत ना होता हो, ठीक है ना। यह दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं, फिर इसका हम उदाहरण भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में क्या होगा, नभ, नगण, भगण, फिर भगण, फिर रगण। प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण, रगण का जो है क्रम आना चाहिए, क्रम से क्या होगा, यहाँ पर के क्रम से कुल 12 जो है वर्ण होंगे, के क्रम से कुल 12 वर्ण होंगे, ठीक है। यहाँ पर यह बातें हो जाएंगी इसके बारे में। यहाँ पर क्या होगा, नगण आना चाहिए, भगण आना चाहिए, फिर भगण और रगड़। यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर गणनाएं कैसे की जाएंगी, ठीक है ना। अभी फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अब यहाँ पर इसका कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यह जो है इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक जो है, नभ भरा। यहाँ पर नभ भरा से याद कर सकते हैं, नगण, भगण, भगण और रगण। यहाँ पर जो है द्रुत विलंबित के लिए यह चीज़ें, अरे यह चीज़ें द्रुत विलंबित के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यह जो है हमने देख लिया इसके बारे में। अब इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं हम। तो इसका एक उदाहरण जो है हम देख लेते हैं, काफ़ी जो है हरिऔंध की काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, मतलब शाम हो रही थी, समीप था, एक मिनट, दिवस का, ठीक है, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ, मतलब आसमान लाल हो रहा था कुछ लोहित हो चला। यह प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। प्रिय प्रवास जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, आधुनिक काल का, ठीक है ना। हिंदी खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य इसको कहा जाता है। 1914 में यह प्रकाशित हुआ था। यह जो है आपके बाकी जो और सिलेबस में आपके दिया हुआ है साहित्य के बारे में, वहाँ पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैं भी बता देता हूँ, उसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर, जिससे आप उसको लिख लीजिएगा शॉर्ट में से नोट करके किसी रंग जो है दूसरे पेन से, ठीक है ना। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर अवराजती थी, अवराजती तरुण वल्लभ की, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलनी कुल वल्लभ की, कुल वल्लभ की प्रभा, ठीक है ना। यह जो पंक्तियां हैं इसमें क्या हो रहा है, यह द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, नगण, भगण, भगण और रगण का जो है यहाँ पर आपको उदाहरण मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या मिलेगा, नगण में क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके नगण में एक होना चाहिए नगण में, ठीक है ना। और आपके भगण में क्या होना चाहिए, 2 1 1 होना चाहिए। फिर भगण आएगा यहाँ पर, तो भगण में क्या होना चाहिए, 2 1 1 आना चाहिए, और रगण में क्या आना चाहिए, 2 1 2 आना चाहिए, ठीक है ना। यह क्रम आना चाहिए। क्या इन पंक्तियों में यह क्रम है, हम देख लेते हैं। जैसे दिवस का, इसको हम रंग बदल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या है कि दिवस का अवसान समीप था, 1 1 1 दिवस। यहाँ पे तो चलिए यहाँ पर आ गया क्या आपका, यहाँ पर नगण आ गया, ठीक है ना। 1 1 1 नगण ही होता है ना। दिवस का 2 1 1, यहाँ पर देखिए आपका क्या आ गया, भगण भी आ गया, ठीक है ना।
फिर 2 1 1, फिर आपका रगड़ आ गया समीप, समीप यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, दिवस 1 1 1 का अवसान, ठीक है ना, समीप था, अवसान 2 1 1 2 1 1, अब यहाँ पे समीप था, ठीक है ना, तो मीप मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से जो है यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर क्या हो गया, रगड़ आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर रगड़ का उदाहरण हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पूरा क्रम भी उसी तरह से 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2, अब इसी तरह से यहाँ पर भी होगा 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1, इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। तो यह काफ़ी अच्छा उदाहरण है आपका किसका, यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। इसके बारे में, इन पंक्तियों के बारे में बात कर लें तो हरिऔंध की पंक्तियाँ हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हरिऔंध का पूरा नाम क्या था, तो हरिऔंध का पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न आपके कवियों के बारे में अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, लेखकों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में जब प्रश्न पूछा जाएगा। और यह जो है इनकी कौन सी रचना है यहाँ पर, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास 1914, ठीक है। यह जो है क्या, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य, ठीक है। यह जो है अतिरिक्त थोड़ी जानकारी होगी जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यह हो सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है। तो द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण हमने देख लिया। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा छंद आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। एक और 2 बसते हैं, मंदाक्रांता वगैरह बसते हैं, तो मंदाक्रांता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो खैर उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे ही, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, संभावना हो सकती है वहाँ से प्रश्न बनने की, लेकिन फिर भी वो महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि परीक्षा में आने की संभावना हो सकती है, कहीं से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं आपके सिलेबस में, चूंकि छंद है और जिस लेवल का छंद यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया गया है उसमें जरूर यह जो है पूछा जा सकता है। तो जो मंदाक्रांता होता है यह सम साधारण गढ़बद्ध छंद होता है और यह वार्णिक छंद होता है। यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक चरण में क्या होगा, जैसे वहां पर आपने देखा यहाँ पर द्रुत विलंबित में क्या हो रहा था, नगण भगण भगण और रगण आ रहा था, यहाँ पर क्या आएगा, मगड़ भगड़ भगण, मगड़ भगण और रगण आपका यहाँ पे, और साथ में तगण, यहाँ पर लिख ही लेते हैं इसको, चलिए ग्राम छंद हमारा हो जाएगा मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रम में क्या आना चाहिए, मगण मगण भगण नगण और क्या तगण, यह आपका आना चाहिए, ठीक है ना। और यहां पर अच्छा तगण के बाद एक और तगण यहां पर आना चाहिए, ठीक है ना। और अंतिम में क्या आना चाहिए, अंतिम में 2 क्रम से गुरु गुरु आने चाहिए, ठीक है ना। अंतिम में 2 वर्ण गुरु होने चाहिए, ठीक है ना। तो यह जो है मंदाक्रांता का हमारा क्या हो गया, जो है का लक्षण, मंदाक्रांता के लक्षण हो गए, ठीक है ना। इसके बारे में देख लें तो यह सम छंद है, सम है, गणबद्ध है, यहाँ पर देखिए गण आ रहे हैं ना, गणों में हमको इसको देखना होता है, गणबद्ध है और वार्णिक। तो मंदाक्रांता यह हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यह चीज़ें मंदाक्रांता के बारे में, इससे ज़्यादा आपके बारे में यहाँ पे पूछी नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर जो है हम इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं जल्दी से। तारे डूबे तम टला, छा गई व्योम लाली, व्योम मतलब आसमान, व्योम लाली मतलब क्या हो गया, तारे डूब गए हैं और जो तम था, अंधकार था, वो छट गया है और यहाँ पर लालिमा जो है आसमान में हो रही, इसका मतलब क्या, सुबह हो रहा है। तारे डूबे तम टला, छा गई व्योम लाली, और आगे पंछी बोले, पंछी बोले तमचुर, तमचुर जगे, ज्योति फैली दिशा में, ज्योति फैली दिशा में। ठीक है ना। यहाँ पर जो है आप देखिएगा मगण भगण नगण और तगण, फिर तगण आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से इसका क्रम बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर तुम तमचुर की बात अगर कर लें तो तमचुर का मतलब क्या होता है, तमचुर का मतलब होता है मुर्गा। चीज़ों को जो यहाँ पर आते जा रहे हैं उनको भी देखते चलें साथ साथ में, तो ज़्यादा अच्छा होगा, कुछ छूटने ना पाए आपका बस यहाँ पर।
तो पूरा प्रयास मेरा यही होता है कि यहाँ से आपका कुछ छूट के ना जाने पाए, जो भी सामने आ गया उन सब के बारे में हम देखते हुए चलें, ठीक है ना। तो मंदाक्रांता का ये जो है उदाहरण हो गया। 2 पंक्तियां और हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ही यह क्रम दिख जाएगा इन्हीं 2 पंक्तियों से, तो वो 2 पंक्तियां लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, तो ना ही इतना कभी डीप आपसे पूछा ही जाएगा यह, ठीक है ना। मंदाक्रांता के बारे में बस आपको जान लेना है। तो यह हो गया मंदाक्रांता के कुछ लक्षण जो हमने देख लिया। अभी इससे पहले जितना भी हमने देखा उससे बाहर कुछ भी परीक्षा में आपके नहीं पूछे जाने वाला है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण छंद जो थे वह हमने देख लिया। आज हमारा छंद का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। अब कल की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी प्रश्न अगर आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से जुड़कर भी आप प्रश्न हमसे कर सकते हैं। आप दोस्तों को शेयर करें जिसको भी इसकी आवश्यकता हो, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को जो है लाइक भी करें क्लास को, और जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।